चलिए फटाफट हम लाइव आ चुके हैं, आप चैट सेक्शन से जुड़ जाइए फटाफट। चलिए हमारा नाउ टाइम हो चुका है। तो आज का जो सेशन होगा बच्चों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो एक थम्स अप ज़रूर करेंगे। और हाँ, ये भी बताना चाहेंगे कि इसी चैनल्स पे ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स फाइंड हो रहा है। हमारा अनदर चैनल्स भी है यूनियन क्लासेस, जो सो सब्सक्राइब करके आप नाउ शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं। तो होता क्या है, नाउ इस सेशन में बच्चों बात करेंगे एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। आइए चर्चा करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ए राइट ट्राइंगल, सबसे पहले होना चाहिए राइट ट्राइंगल। और व्हाट इज द कंडीशन ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल आपको पता है 90 डिग्री का इंडिकेट करता है, तो ये तो ऑलरेडी पता ही है। हुज साइड आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल है जिसकी सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया जा चुका है। समथिंग्स अगर ए बी हमारा 3 सेंटीमीटर होगा तो ए बी डैश भी हमारा 3 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर। और जब ये बी सी हमारा 4 सेंटीमीटर है तो बी डैश सी भी हमारा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आपस में हमने पढ़ा है कि राइट एंगल में डबल साइड्स इक्वल होते हैं। ऑलरेडी अदर दैन हाइपोटेनियस इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट हाइपोटेनियस। फिर क्या कहता है कि अदर दैन उसकी अपेक्षा हाइपोटेनियस की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कॉन। सो बताया क्या गया है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस, आपको जो है वॉल्यूम एंड सरफेस फाइंड करना है एरिया ऑफ द डबल कॉन के। सो हमारा फिगर जो बना हुआ है स्क्रीन पर वो डबल कॉन का बना हुआ है। सो फॉर्मूला जो इंडिकेट करता है चूज वैल्यू ऑफ पाई एंड फाउंड एप्रोप्रिएट, यानी कि पाई की वैल्यू आप ऑलरेडी एप्रोप्रिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रेडियस की फाइंड करना होगा बच्चों, तो वो कहता क्या है ना, उस पर हम अटेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं। ऑलरेडी तो हम ए बी ओ भी लेंगे, बट वो ट्राइंगल हम ए बी सी लेते हैं। एट फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी सी जब ट्राइंगल लेते हैं वो भी ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल है, ये क्लियर होना चाहिए। इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। ए बी सी हमारा राइट ट्राइंगल है। सो राइट ट्राइंगल में हम हाइपोटेनियस, हमें वी नो दैट कन्फर्म क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस में बेस स्क्वायर, ठीक। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस में बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है भैया, जो कि प्रूफ कराया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कैसा है। ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे ये आपको मिल भी जाएगा, प्रूफ कराया ही ऑलरेडी गया है। सो हमारी वैल्यू जो फाइंड होती है सो हम नाउ नोट कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट, आपको पता है दोनों साइड के इक्वल की जब वैल्यू आती है तो वन साइड हम इम्प्लाइज दैट यूज करते हैं। इम्प्लाइज दैट एच स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर हमने ऑलरेडी रखा है, परपेंडिकुलर है, बेस हमारा 4 सेंटीमीटर का है। क्लियर। चलिए कुछ भी नहीं करना है, 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है टोटल 25। स्क्वायर हटा रूट लगा, ये तो वैल्यू आप पढ़े होंगे ना, स्क्वायर हटा रूट लगा। इम्प्लाइज दैट एच स्क्वायर है, यहीं पे इम्प्लाइज दैट हम एच इक्वल टू कर सकते हैं 25 ओनली अंडर रूट में 25, ये निकल के आएगा। इम्प्लाइज दैट एच इक्वल टू 5 इंटू 5 अंडर रूट में ही रहेगा। जब ये वैल्यू अंडर रूट में यानी कि अंडर रूट 5 इंटू 5 में आता है, पेयरिंग से 1 से निकलता है, ओनली 5 निकलेगा, हो जाता है इम्प्लाइज दैट करके एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो कि किसकी वैल्यू है, ए सी की वैल्यू फाइंड हो गई है। ये ऑलरेडी ए सी की वैल्यू फाइंड हुई है, ए सी। तो ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सेशन को पसंद आ रहा है बच्चों तो एक थम्स अप जरूर करेंगे, क्योंकि आपके एक थम्स अप से नहीं, हमें भी होता है कि हमारा पढ़ाया हुआ ऑलरेडी बच्चों को हमारी समझ में आ रहा है, वो हमें भी प्रमोट करना चाहते हैं कंफर्म, जिससे कि हम ऑलरेडी मेहनत करते हैं अगर आपके पढ़ाने के लिए। सो आप भी मेहनत करके पढ़िए ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ नोट्स की लिंक दी जा चुकी है, आप जाके क्लिक करेंगे सारे पीडीएफ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम इक्वेशन नंबर बना लेते हैं फर्स्ट। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और हाँ, लाइव टाइम हो गया, चलिए सभी बच्चे जुड़ जाते हैं मैं चैट सेक्शन से। जो भी प्रॉब्लम्स होती है आप फटाफट अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर लीजिए, ठीक। चलिए, तो आपका हाइट जो है यानी कि एसी की वैल्यू हमारी टोटल कितनी आ चुकी है 5 सेंटीमीटर। लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं,
नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर ना। तो अब आगे की बात करते हैं, रिवोल्यूशन की फाइंड करेंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि वॉल्यूम एंड सरफेस फाइंड करना है। सो जब हमें फाइंड करना होगा तो हाइट तो ऑलरेडी AC की वैल्यू तो हमें फाइंड हो गई, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है ना। चलिए नाउ हम क्या करते हैं, आगे की कंडीशंस में लिखते हैं नाउ। अब क्या करना है, रिवोल्यूटिंग लिखेंगे क्या, नाउ रिवोल्यूटिंग, एक्सीलेंट। Now revolving triangle ABC around hypotenuse. ठीक, यहाँ तक हो गया। कहने का मतलब रिवोल्यूटिंग ABC अराउंड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की ये अराउंड में रिवोल्यूट करता है, ये ऑलरेडी परिक्रमा कर रहा है, जैसे कि राउंडिंग कर रहा है। ठीक है, अब हम गेट फाइंड क्या करते हैं कि वी गेट, जो जो ऑप्शंस आपको फाइंड हो रहा है वो लिखते चलेंगे। वी गेट हमने प्राप्त क्या किया है, ए डबल कॉन, यानी कि क्वेश्चन से ही आप देख रहे हैं कि अदर देन हाइपोटेनियस इज मेड टू रिवोल्यूट अबाउट इट हाइपोटेनियस। सो हमने उसी को यूज किया है कि रिवोल्यूटिंग ट्रायंगल ABC अराउंड हाइपोटेनियस। फिर है वी गेट ए डबल कॉन, हमने इसमें डबल कॉन फाइंड किया है। कौन कौन सा है, एक तो हमारा AB डैश, AB डैश, एंड नेक्स्ट हमारा क्या आता है BC डैश, BC डैश। देख रहे हैं एक राउंडिंग है, कहने के बाद रिवोल्यूटिंग ट्राइंगल ABC एक रिवोल्यूटिंग ट्राइंगल है अराउंड हाइपोटेनियस, जो कि अराउंड है हाइपोटेनियस के। विगेट हमने फाइंड किया है डबल कॉन, दो कॉन को, एक तो AB डैश एंड नीचे वाला जो ऑप्शन है BC डैश। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए नाउ एक बार हम ट्राइंगल AOB लेते हैं, फिर से ट्राइंगल ABC, यानी कि एक सॉलिड वाला लेंगे। जब ये साइड में लेंगे तो AOB ABC रखेंगे, एक तो AOB फिर ABC। अरे भैया कुछ ऐसा है, देख रहे हैं आप, कुछ ऐसे बना हुआ है, A है, जरा इधर देखेंगे, B है एंड C है। तो एक बार तो ABC हमारा बड़ा वाला हो गया, बट यहाँ पे ऑप्शन एक O का भी गया है, तो एक AOB हम रख लेते हैं हम, क्योंकि उसी से तो मिला हुआ है, यहीं से तो मिलेगा, यहीं से मिला हुआ है। तो AOB एंड ABC यही ऑप्शन रखना है और कुछ भी नहीं करना है। आई गेस अब आपको समझ में एकदम अच्छे से आ गया होगा। चलिए हो गया। तो वी गेट ए डबल कॉन ABB डैश एंड BCB डैश। अब नाउ आगे के कंडीशंस में क्या करते हैं, नाउ लिखेंगे क्या, नाउ इन AOB एंड, यानी कि ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल ABC में अब क्या पता होता है, जब AOB हम रखते हैं, फिगर को आप ध्यान में रखते चलेंगे, AOB एंड ABC जब यहाँ पे रखते हैं तो आपको पता होगा कि एंगल AOB इक्वल टू हमारा क्या होगा, एंगल ABC। जब ट्राइंगल की बात करेंगे तो दोनों ऑप्शंस में हमारा चाहे वो सॉल्ड एंगल हो तो सॉल्ड एंगल ही लिखेंगे, यानी कि एंगल लिखेंगे तो एंगल ही, एंड एंगल यानी कि कोण, और जब ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, ट्राइंगल इंडिकेट करेंगे तो ट्राइंगल यूज होगा। एंगल AOB इक्वल टू एंगल ABC जो कि 90 डिग्री का है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A हमारा क्या हो जाता है, कॉमन हो जाएगा दोनों में। जब एंगल क्या है, ट्राइंगल AOB है एंड ट्राइंगल ABC है, तो जब एंगल की बात करेंगे AOC इक्वल टू ABC जो कि हमारा 90 डिग्री के आता है, तो एंगल A दोनों में ऑप्शन हमारा एंगल A आ रहा है, सो कॉमन एंगल A इक्वल टू एंगल A, सो कॉमन है। क्लियर, वही चीज़ हम बताएंगे आगे, वही चीज़ हम यहाँ पे पॉइंट नोट करेंगे। तो आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि एंगल AOB
इक्वल टू एंगल ABC जो कि 90 डिग्री के इक्वल है। इतना क्लियर हो गया है 90 डिग्री के। सो एंगल ए इसमें भी है, एंगल ए इसमें भी है, इक्वल टू एंगल ए जो कि हमारा इंडिकेट करता है कॉमन की कंडीशन। कॉमन हो गया। अब बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी जो कि आप ऑलरेडी ट्राइंगल चैप्टर है, चैप्टर 6 है, जाएंगे तो एक तरफ से आपको एंगल यहाँ पे देखेंगे, एक सेकंड, एंगल साइड, फिर क्या है एंगल साइड 4 ऑप्शन आपको दिखेगा जिससे क्रिएटिविटी करता है कि वो कंडीशन हमारी सिमिलरिटी की होगी, वो कंडीशन हमारी सिमिलरिटी की होगी। तो ये ऑलरेडी सब एंगल साइड, आफ्टर दैट साइड बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा चुका है। तो ये बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी लिखेंगे क्या, बाई एंगल बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। और एंगल हुआ कैसे है आपका, दोनों क्या हुआ है, एंगल से इसलिए है कि एक तो हमारा 90 डिग्री के इंडिकेट कर रहा है, एक तो एंगल यानी कि कॉमन दर्शा रहा है। एक कंडीशन हमारी 90 डिग्री की हुई एंड एक हमारी कॉमन हो रही है। सो क्राइटेरिया जो बनेगा वो डबल ई एंगल तो आपस में इक्वल हुआ है, एक तो ये एंगल है, एक ये एंगल है, फर्स्ट वाली लाइन है, आफ्टर दैट सेकेंड वाली लाइन है, वही क्राइटेरिया दर्शा रहा है। तो ये हो जाता है आपस में सिमिलरिटी जब प्रदर्शित करेगी। तो इसे हम नाउ लिखेंगे कैसे, ये ऐसे ही तो लिखते हैं, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। कहने का मतलब है AOB ABC आपस में सिमिलर हो गया। अभी तक तो शॉर्ट एंड लॉन्ग की कंडीशन थी। देखिए जब आप अगर जैसे दो लोग हैं, दोनों लोग, कोई एक बहुत ही बड़े घराने का, एक बहुत ही ज़्यादा गरीब है, लेकिन दोनों में जब दोस्ती हो जाती है तो क्या होता है कि दोनों के जब फ्रेंडशिप हो जाएगी तो दोनों इक्वल के मानने में आ जाएंगे, क्योंकि फ्रेंडशिप ऑलरेडी इक्वल में ही रहता है। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं आप गरीब हो या फिर आप अमीर हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही कंडीशन है, ये शॉर्ट वाला जो एंगल है एंड जो लॉन्ग वाला एंगल है, दोनों को आपस में इक्वल कर रहा है। वो भी किस क्राइटेरिया से, कुछ तो रीजन होगा, रीजन कुछ ना कुछ होगा तभी उसकी इक्वल बता रहा है। तो वहाँ पे जो फैमिलीज में होते हैं वो फ्रेंडशिप है, बट यहाँ पे जब आप पढ़ रहे होते हो तो यहाँ पे एंगल क्राइटेरिया रीजन है। सो ये इंडिकेट करता है सिमिलर की कंडीशन। जब सिमिलर की कंडीशन हो चुकी है तो नाउ हम लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक बार यानी कि AO रखेंगे, ये वैल्यू हम AO रखेंगे। अगर ऐसे भी अगर आपको न समझ में आए तो यहाँ से भी लेते हैं, इसका 2 रूल है निकालने का। अगर आपको न समझ में आए तो हम बहुत ही इजी मेथड बता रहे हैं। एक बार फर्स्ट एंड सेकेंड रखेंगे, AO हो जाएगा, AO अपान इस लाइन में AB, ठीक, AB आ गया, इक्वल टू फिर सेकेंड वाला यानी कि फर्स्ट सेकेंड ले लिए, अब सेकेंड थर्ड लेंगे, OB अपान BC, ठीक, सेकेंड थर्ड, वही ऑप्शन फर्स्ट फिर लेंगे, AB अपान AC। आगे पीछे हो सकता है, BA कर सकते हो, CA कर सकते हो, लेकिन वो ऑप्शन तो वही है, चीज़ें आपकी वही हैं। तो ये हमारी जो प्रोसेस है ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड की इंडिकेट है। ये फर्स्ट हो गया है, ये सेकेंड हुआ हमारा एंड ये थर्ड हो गया। इतना क्लियर हो गया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से एक बार निकालेंगे, फिर सेकंड एंड थर्ड से ऑप्शन करके निकालेंगे ना, यही तो होता है। सबसे पहले जैसे अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इतना लिए हैं तो करना क्या है, हमें वैल्यू ही तो निकालना है, वैल्यू ही तो हमें फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम AB की कंडीशन रखते हैं, यहाँ पे AB अपान AC इक्वल टू OB अपान BC। ये हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 2 से लिए हैं, चूँकि फ्रॉम थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड कहिए या फिर थर्ड एंड सेकेंड, कुछ भी समथिंग्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, AB अपान AC इक्वल टू OB अपान BC हो चुका है।
अब वैल्यू जरा फाइंड कर लेते हैं कि जो जो इसकी वैल्यूआज हैं वो इसमें रख देते हैं। ए बी इक्वल टू हमारा कुछ है, इधर देखते हैं। ए बी इक्वल टू हमें 3 सेंटीमीटर मिला है एंड ए सी भी हमारी क्या है, ए सी हमने निकाला है 5 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर फ्रॉम फर्स्ट से हो चुका है एंड ओ बी की वैल्यू कुछ भी नहीं फाइंड है, यहाँ पे ओ बी ही हमें निकालना है, ओ बी कुछ नहीं फाइंड है। और आफ्टर दैट हमारा आता है बी सी, जो कि बी सी की वैल्यू हमें 4 है, तो वही हम वैल्यू इसमें रख देंगे। ए बी हमारा 3, ए सी 5, ओ बी कुछ भी नहीं है, बी सी की वैल्यू 4। इतना हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, ये हो जाता है 5 इंटू ओ बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 4 बाई किसके है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बाई क्रॉस। थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि बहुत ही बढ़िया, उसमें बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको बताया गया है। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसा भी लिख सकते हैं, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। अगर एग्जाम में आप नहीं लिखते हैं तो भी आपका सही होगा, क्योंकि आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अब ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने ऐसा रूट कर लिया है। अब इम्प्लाइज दैट ये हो जाता है 5 ओ बी इक्वल टू 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। इक्वल टू ओ बी की वैल्यू निकालते हैं तो ये 12/5 आएगा, यही तो आएगा। 5 क्रॉस में है, सो ये हमारा आ जाता है नीचे की कंडीशन में। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये ओ बी इक्वल टू हमारा आ गया है 12/5। ये हम इक्वेशन नंबर बना लेते हैं सेकेंड। फर्स्ट बना हुआ है, ये इक्वेशन नंबर हमने सेकंड बना लिया। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, सो हम यहाँ पे ये कंडीशन क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक, चलिए अब जरा इस साइड पे फिर यहीं से देखते हैं। यहीं से तो हमने यूज किया है, यहीं से हम फिर देखते हैं आगे की कंडीशन में। अभी तक हम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को लिए थे, लेकिन अब इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अभी तक सेकेंड एंड थर्ड ये यूज हुआ था फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो थोड़ा सा लिख लेंगे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इंडिकेट हो रहा है, ये हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड है। ये फ्रॉम किससे था, सेकेंड एंड थर्ड से। अब नाउ देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड, अभी तक आपने सेकेंड एंड थर्ड को यूज किया, बट हम फर्स्ट एंड थर्ड यूज करेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड क्या कहता है, वो कहता है फर्स्ट हमारा ए ओ है, फर्स्ट हमारा ए ओ है, तो लिखेंगे क्या, ए बी ही सही, ए बी अपान ए सी इक्वल टू, अभी ओ बी अपान बी सी इसमें लिखे थे, बट यहाँ पे ए ओ अपान हो गया ए बी। अब किसकी किसकी वैल्यू इसमें फाइंड है, अब इसमें तो ओ बी की वैल्यू फाइंड हुई थी, लेकिन इसमें ओ ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इसमें ओ ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है कि यहाँ पे ओ बी है तो हमें ओ ए होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं करना, आप ओ ए कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ओ ए कर सकते हैं। नहीं भैया ओ के बाद ए आया है तो जस्ट ओ के बाद बी आया है, तो आप ऐसा भी प्रूव आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। वैल्यू कितना है, ए बी की वैल्यू इसमें भी हमने 3 रखा था एंड ए सी की वैल्यू 5 है। ओ ए की वैल्यू फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू हमें पता है 3 है। ठीक, अब निकाल लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओ ए यानी कि 5 ओ ए इक्वल टू 9 इम्प्लाइज दैट ओ ए इक्वल टू 9/5, यही होगा, कुछ ऐसा ही होगा, 9/5। ये इक्वेशन हम बना लेते हैं थर्ड। चलिए ये इक्वेशन हमारा बन चुका है थर्ड। अब क्या करते हैं, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना, ए सी की वैल्यू फाइंड हो गई 5 एंड सारे यानी कि क्राइटेरिया सब कुछ हमारा सिमिलर भी हो चुका है और वैल्यू भी फाइंड हो चुके हैं। नाउ आगे देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नाउ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के लिए हमें सबकी वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, यानी कि ए बी डैश बी सी बी डैश सी ऑलरेडी पहले से ही नाउ फाइंड था, बट यहाँ पे हमें ए सी की वैल्यू, ए ओ की वैल्यू एंड ओ सी, यानी कि ए सी
ओ ए एंड ओ सी, इसी की वैल्यू फाइंड करना था। ए सी की वैल्यू हमारे 5 आ चुकी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओ ए की वैल्यू भी हमारी फाइंड हो चुकी है, ओ ए की वैल्यू हमारी कितना 9/5। तो ओ सी की वैल्यू अगर हमें निकालना हुआ तो ओ सी इक्वल टू, अगर यहाँ पे करना चाहें ओ सी इक्वल टू, एक सेकेंड, ओ सी इक्वल टू नहीं, आप ए सी निकालना चाहें तो ए सी इक्वल टू ओ ए प्लस में ओ सी होगा, ठीक। अब यही अगर ओ सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो पूरे में से ओ ए को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि ए सी में से ओ ए को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ए सी हमारा 5 है, ओ ए 9/5 है, 9/5 यही सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यही मेथड हम करेंगे तो ना हमारा ओ सी की वैल्यू बहुत ही बढ़िया इजी मेथड से फाइंड हो जाएगा। बिल्कुल भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं उठाना पड़ेगा। तो चलिए नाउ करते क्या है, नाउ इसी की कंडीशंस में आगे लिखेंगे कि ए सी इक्वल टू, हमें पता है वी नो दैट ए सी इक्वल टू ओ ए प्लस ओ सी होता है, ओ ए प्लस ओ सी, इतना तो होता है, इतना हमें क्लियर है। ए सी की वैल्यू में 5 फाइंड है, ओ ए की वैल्यू 9/5 है एंड ओ सी की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ओ सी की वैल्यू कुछ भी नहीं है। फिर क्या करते हैं, इम्प्लाइज दैट अगर हम ओ सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये हो जाता है 5 माइनस 9/5 इक्वल टू ओ सी। इम्प्लाइज दैट ये हो जाता है, डिनोमिनेटर 1 है, सो डिनोमिनेटर हम 5 रखेंगे। 25 माइनस 9 इक्वल टू ओ सी, क्या वैल्यू आता है जरा देखेंगे। 25 माइनस 9 16 आ जाएगा, 16/5 इक्वल टू ओ सी। तो ओ सी की वैल्यू भी हमें नाउ फाइंड हो चुका है। अब इसे हम एक बॉक्स में रख देते हैं, यानी कि सो हमारा मेथड जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये मेथड हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये हम इक्वेशन नंबर 4 बना लेंगे। अब नाउ फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब कुछ बन चुका है, तो नाउ हम निकाल भी सकते हैं। जो फार्मूला होगा इसी के अकॉर्डिंग उसी में ले जा करके रख देंगे, कुछ भी प्रॉब्लम आपको अब नहीं होगी। अब नाउ अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे अच्छे से कि राइट ट्राइंगल हु साइड्स आर 3 and 4 सेंटीमीटर, सब कुछ हो चुका है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कॉन्स ऑफ फॉर्म्स हुज वैल्यू ऑफ पाई एज फाइंड एप्रोप्रिएट। हमें ये क्लियर होना चाहिए कि आपका ये डबल कॉन के लिए सबसे पहले फार्मूला क्या निकलता है कि डबल कॉन है क्या चीज़, डबल कॉन है क्या। एक बार तो ए बी बी डैश हो जाएगा, बी सी बी डैश, यही तो आपस में जुड़ा हुआ है ना। तो लिखेंगे क्या, नाउ वॉल्यूम ऑफ द डबल कॉन, वॉल्यूम ऑफ द डबल कॉन इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द डबल कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन अभी जो समझाया वही है, वॉल्यूम ऑफ कॉन ए बी बी डैश प्लस में वॉल्यूम ऑफ कॉन बी सी बी डैश। वही हमें वैल्यू फाइंड करना है, जो जो हमारा वैल्यू मिला है वही वही फाइंड हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कॉन के फार्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ फार्मूला क्या होगा, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कॉन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसी भी कॉन का वॉल्यूम होता है, बट यहाँ पे निकालना क्या है, ए बी बी डैश एंड बी सी बी डैश, तो नॉमिनेट किया गया है तो उसी को अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं हम लिखेंगे क्या भैया, लिखेंगे 1/3 इंटू पाई इंटू हमारा आर क्या होता है, ए बी बी डैश में देखेंगे फिगर हमारा है ए बी बी डैश में हमारा कंडीशन क्या होगा, आर की वैल्यू हमारी ओ बी होगी, ओ बी इट्स मीन्स आर क्या है, रेडियस है, इंडिकेटिंग टू बेस यानी आधार को इंडिकेट करता है, तो ओ बी हो जाएगा, ठीक। एंड हाइट जो होगा वो ए बी ओ ए होगा, ओ ए इसी से तो लिया जा रहा है, तो ये बेस हमारा ओ बी होगा एंड ओ ए हमारा हाइट होगा। जब बात करते हैं बी सी बी डैश में
तो BC हमारा बेस होगा, सॉरी OB हमारा बेस होगा, OB डैश, देखिए AB डैश, ABB डैश, एक वन साइड में एंड नेक्स्ट साइड में BCC डैश है ना, BCB डैश। तो ABB डैश में हमारा बेस क्या होगा, यानी कि रेडियस इक्वल टू OB एंड इसमें रेडियस इक्वल टू OB डैश। एंड जब हाइट बात करेंगे, हाइट हमारा क्या होगा, OA होगा एंड इसमें हाइट हमारा OC होगा। अब क्लियर हुआ, OC हो जाएगा। यही बस करना है, यही वैल्यू हमें ले जा करके वहाँ पे रखना है। चलिए हम फटाफट वही वैल्यू हम रखते हैं। 1/3 पाई इंटू ये रेडियस के प्लेस पे हो जाता है OB स्क्वायर है R स्क्वायर, OB स्क्वायर इंटू हाइट हमारा आ जाता है OA, प्लस में 1/3 पाई इंटू OB हमारा रेडियस हुआ इंटू OC हाइट हुआ। कुछ भी नहीं करना है, जो जो चीज़ें कॉमन है कॉमन कर लेते हैं, लेकिन वैल्यू पहले रख लेते हैं। इंटू OB की वैल्यू हमें पता है ना कितना है, OB की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ इतना जो आप निकाले हो सब वही तो है भैया। OB की वैल्यू हमें पता है 12/5 है, स्क्वायर है सो स्क्वायर इंटू 9/5 OA की वैल्यू है, प्लस में 1/3 इंटू पाई इंटू OB की वैल्यू कितना है, OB की वैल्यू हमारे 12/5 का होल स्क्वायर इंटू OC की वैल्यू कितना है, OC की वैल्यू दिया गया है 16/5, यही तो है। और ध्यान रखिएगा ये जो सारी चीज़ें आप निकाल रहे हो ये वॉल्यूम है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सबसे पहले हम दोनों कौन के साथ में वॉल्यूम निकालेंगे, आफ्टर दैट हम सरफेस यूज करेंगे। तो ये वॉल्यूम यूज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ द डबल कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि हमें पता होता है 1/3 पाई R स्क्वायर एच। वही वैल्यू नाउ हम फाइंड कर रहे हैं, जो जो वैल्यू है वो हम रख देते हैं। 1/3 इंटू पाई, आपस में जो जो चीज़ें कॉमन मिल रही हैं वही वही तो लिखोगे आप ना, वो एक बार देख लेते हैं। 1/3 बीच में प्लस है, ये ध्यान रखिएगा। पाई है, पाई इसमें भी है, 12/5 स्क्वायर 12/5 स्क्वायर, सारा चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से बढ़िया से मिल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 1/3 पाई 12/5 का होल स्क्वायर, इतना चीज़ें हमने क्या किया है, कॉमन कर लिया है। बचता क्या है, सिर्फ 9/5 प्लस 16/5, इतनी चीज़ें बचता है। 1/3 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू बराबर हम में 144 पंचम 25, ये हो जाता है पूरा ऐड होकर के 5 9 प्लस 16 ऐड होगा, टोटल कितना आएगा, ये कट भी सकता है। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 144/25, ये हो जाता है 16 प्लस में 9 25/5 आएगा। 5 सब्सट्रैक्ट हो सकता है, 5 से ही सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बचता क्या है, ओनली 5 बचता है। तो 1/3 यानी कि जो जो प्रोसेस है ऊपर से नीचे हम पूरा करके लिख लेते हैं। 22 इंटू 144 इंटू 5, 144 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 7 इंटू 25। अब भी और भी कट सकता है, अगर काटना चाहें यानी कैंसिल करना चाहें सो और भी कैंसिल हो सकता है। तो ये ऑलरेडी आएगा कितना, 1056/35, इतना आ गया है। यानी कि सब्सट्रैक्ट ही तो किए हैं और कुछ तो किए नहीं हैं, सब्सट्रैक्ट ही करेंगे। और अगर करना चाहें यहीं पे सब्सट्रैक्ट, आपको थोड़ा सा और इजी बनाना चाहें तो यहीं पे कर सकते हैं। 3 से 3 चौक 12, 2 कैरी बचता है, यानी कि 3 के टेबल में 4 टाइम्स 12 हो गया, 2 बचता है 24 हो जाता है, जाएगा 24 हो जाएगा, 8 टाइम्स कट जाएगा 24 टाइम्स, ठीक है। तो ये इतना हो जाता। फिर आगे 5 से पंचम 25। अब क्या बचता है, जो टोटल बचता है वही हम लिख लेंगे, जो जो टोटल बच रहा है वही वही प्रोसेस हम लिख लेते हैं। तो इक्वल टू ये हो जाता है 22 इंटू 48/7 इंटू 5, इतना। चलिए
तो ये टोटल हो जाता है 22 इंटू 48 अपान ये आ जाता है 1056, 7 इंटू 5 35 वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसे और भी आगे फ्रैक्शन में अगर जैसे लिखना चाहते हैं आप पॉइंट्स में भी, तो 36/35 सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्लियर हो गया। तो सो लिखेंगे क्या, सो वॉल्यूम ऑफ डबल कॉन, यही तो निकाले थे, वॉल्यूम ऑफ द डबल कॉन इज 36/35 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक हो गया। अब नाउ जो है, नाउ नेक्स्ट स्टेप, नाउ सेकेंड स्टेप। ये तो हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप आप निकाल रहे थे, बट यहाँ पे सेकंड क्या है जो क्वेश्चंस में पुटअप किया गया है, एरिया पूछा है, तो सॉरी सरफेस पूछा है, तो सरफेस एरिया ऑफ डबल कॉन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, यानी कि आगे ऐड होकर के क्या आएगा, सरफेस एरिया, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ ए बी बी डैश, यानी कि आपका जो नॉमिनेट होगा वो सेम होगा, ये ए बी बी डैश एंड बी सी बी डैश वो सेम होगा। बस तो बस आपको ये कॉल्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम। यहाँ पे हो जाएगा कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ ए बी बी डैश प्लस में कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ बी सी बी डैश। हो गया, यहाँ तक क्लियर हो। और हमें पता होता है कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन का क्या होता है कंडीशन, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। इतना क्लियर है। चलिए, तो पाई आर एल को हम लिखेंगे कैसे, इधर देखते हैं लिखना कैसे है। आप सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू पाई इंटू आपका आर क्या है, यानी कि ए बी बी डैश में फिगर देखेंगे अपना, ए बी बी डैश एंड बी सी बी डैश। अब इसमें देखना है हमें आर की वैल्यू, इसमें भी, आर की वैल्यू इसमें भी, यल की वैल्यू इसमें भी, यल की वैल्यू इसमें भी। तो आर हमारा क्या होता है, ओ बी आ जाएगा, ओ बी, क्योंकि ए बी बी डैश में देख रहे हैं तो रेडियस हमारा ओ बी होगा और इसमें हमारा रेडियस भी ओ बी ही होगा, बट यहाँ पे लेंथ जो होगा ए बी होगा, ए बी टोटल। अभी तक तो ये हम देख रहे थे हाइट ए ओ था, लेकिन यहाँ पे हम लेंथ देख रहे हैं तो ए बी, ये टोटल ए बी होगा और यहाँ पे हमारी लेंथ बी सी, तो ए बी एंड बी सी। यही वैल्यू हमें ले जा करके फाइंड करना है और कुछ भी नहीं करना है, यही वैल्यू हम सिर्फ रखेंगे। चलिए देखते हैं, पाई इंटू आर की वैल्यू हमारी ओ बी हो गई, ओ बी इंटू ए बी यल हो गया, प्लस में पाई इंटू ओ बी इंटू बी सी आर एल की वैल्यू। दोनों में पाई कॉमन मिल रहा है, पाई कॉमन ले लेंगे, लेकिन पहले वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओ बी की वैल्यू हमें पता है 12/5, सब कुछ हम निकाल के रखे हैं। ए बी हमारा 3 है, प्लस में पाई इंटू ओ बी की वैल्यू 12/5 इंटू बी सी की वैल्यू हमारी 4 है। अब जो जो चीज़ें कॉमन मिल रहा है उसे हम नाउ नोट कर लेते हैं। पाई हमारा कॉमन है 12/5, ये चीज़ें कॉमन मिल रहा है, सो इसे अलग यानी कि नेक्स्ट कलर से यूज कर लेते हैं, इंटू 12/5 इतना कर लेते हैं। आगे क्या करेंगे, ये बचता है 3 + 4, यही तो बचेगा क्या और कुछ बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 12/5 इंटू 7 हो जाएगा, यही बचेगा। अब जो जो प्रोसेस कैंसिल हो रहा है, कैंसिल 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब ये बचता है इक्वल टू, लिखेंगे क्या, इक्वल टू 22 इंटू 12/5। ये 22 इंटू 12 आ जाता है 264/5। जब इसे फ्रैक्शन में है, पॉइंट्स में हम चेंज करेंगे, यानी डिवाइड कर देंगे 5 से 264 को, ये 52.75 आ जाएगा, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यूनिट्स आपका सेंटीमीटर, सो यूज टू सेंटीमीटर, बट स्क्वायर इसलिए वॉल्यूम आपका क्यूब में होता है एंड जो सरफेस एरिया होता है स्क्वायर में होता है। तो लास्ट में हैंस फिर नाउ लिखेंगे क्या, सो वो सरफेस एरिया ऑफ
सरफेस एरिया ऑफ डबल कॉन इक्वल टू 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक यानी कि आपका ये वॉल्यूम ऑफ डबल कॉन इज 36/35 सेंटीमीटर क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ डबल कॉन 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आ चुका है। सो लास्ट में हेंस में हम लिख सकते हैं, हेंस कंडीशन क्या पूछा है, जो जो कंडीशंस पूछा है वही लिखेंगे। सरफेस पूछा है तो सरफेस एंड लास्ट में फिर वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम, वही चीज़ें हमें नोट कर देना और कुछ भी नहीं करना, वही चीज़ें हमें नोट कर देना, बाकी कुछ नहीं करना है। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ डबल कॉन इज, होता क्या है, डबल कॉन इज 15/6/30 एंड यही तो है, सॉरी 36/35 35 सेंटीमीटर क्यूब एंड सरफेस बाद में पूछा है 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे आपका होता है द एंड। क्लियर? बने रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। बेस सेशंस अगर पसंद आ रहा है तो थम्स अप दिए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आपको जो एग्जामिनेशंस में ऑप्शनल के क्वेश्चंस में एक जरूर पुटअप किए जाते हैं। और बेस्ट ऑफ लक की बात आपके लिए बेनिफिट की ये रहने वाले हैं बच्चों कि अगर आप वन सॉल्यूशन समझ जाते हैं, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग है, उसी के बेस पे है, कुछ उसमें डिवाइड नहीं है। आपका जो सेक्शन है उसमें क्वेश्चंस के सेक्शंस में बिल्कुल भी डिवाइडेंस नहीं है, सिर्फ एक ही बेस पे है। अगर आप वन एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हो, एक्सरसाइज का वन सॉल्यूशन अगर आप देख लेते हो, वन जो सवाल होता है अगर आप पढ़ लेते हो बढ़िया से, तो आपको 4 से 5 मार्क्स ऑप्शनल्स में कोई रोक नहीं सकता है लेने से। तो चलिए बने रहेंगे इसी सेशंस में। आपको क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आ रहे हैं। बहरहाल तब तक लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पोस्ट करिए, नोट डाउन कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपना डाउट क्लियर करिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। सबसे पहले आपके क्वेश्चंस विद फिगर बन जा चुके हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो नाउ सॉल्यूशंस में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन जब तक समझेंगे नहीं भैया तब तक हम सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, नहीं आपको समझ में रियली आएगा ही। समझ रहे हैं हम? तो क्वेश्चन हमारा क्या होता है, ए सिस्टर्न इंटरनली, कह रहा है ए सिस्टर्न इंटरनली मेजरिंग 150 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर इंटू 110 सेंटीमीटर हैज़ 129600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट। बताया क्या गया है, एक टाइप्स का एक हमारा सिस्टर्न होगा और जिसमें इंटरनली मेजरिंग हमारा किया जा चुका है 150 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर एंड 110 सेंटीमीटर, जो कि हम ये फिगर पे आपके बता दिए हम हैज़ 129600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट। ये वाटर के वैल्यूज यानी कि वॉल्यूम को फाइंड करना है। पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर। फिर क्या कह रहा है कि यानी कि कोई भी अगर टैंक होता है उसमें अगर पानी फिलिंग होती है तो पूछ रहा है कितने ब्रिक्स अगर होते हैं, कितने ब्रिक्स डाले जाएं, आखिर ब्रिक्स की संख्या यानी ईंट की संख्या क्या होगी और वो पानी कितना बाहर आएगा। कंफर्म सी बात है कि जितना भारी आप, जितने वजन का, जितने मेजर का आप ब्रिक्स ऐड करोगे उसमें उतना ही मेजरमेंट करके पानी बाहर आएगा। ठीक है, वही सेम प्रोसेस कह रहा है। फिर आगे क्या होता है कि सिस्टम इज फुल ऑफ द ब्रिम, एक ब्रिम से फुल है। ईच ब्रिक एब्सॉर्ब्ड 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर। हाउ मेनी ब्रिक्स, कितने ब्रिक्स हैं कैन बी पुट इन विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर। और ये भी कह रहा है कि आप इतने ही ईंट को उसमें डालिए जब तक कि पानी बाहर ना होने पाए, यानी कि पानी की एक बूंद भी बाहर फ्लोइंग ना हो, ओवरफ्लोइंग ना हो। ओनली ऐसे डालिए कि सिर्फ तो सिर्फ उसको जो ब्रिम है उसके ऊपर ही, उसकी सतह जो सरफेस है ऊपर के साइड में, बॉटम नहीं, बॉटम तो ऑलरेडी भरा हुआ है, फुलफिल ही है।
ये ऊपर की साइड में एकदम परिपूर्ण हो। हाउ मेनी ब्रिक्स बी विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर, ईच ब्रिक्स 22.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया जा चुका है। वी नो दैट, हमें पता हो गया है कि ये टोटल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट की वैल्यू, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट की वैल्यू दिया जा चुका है। जब आपको क्लियर हो जाता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट किस कंडीशंस में आते हैं, क्यूबाइड के फॉर्म में आते हैं। फॉर्म आपको पता हो गया है क्यूबाइड का है, सो कुछ भी नहीं करना है, मल्ली आगे नाउ सॉल्यूशंस पे हम चर्चा करेंगे। तो क्या होता है कि वॉल्यूम की कैपेसिटी क्या है, तो नाउ लिखेंगे क्या, वॉल्यूम कैपेसिटी, यानी कि वॉल्यूम कैपेसिटी। और एक बात और ध्यान रखिएगा, चाहे आप वॉल्यूम लिखिए या फिर कैपेसिटी, क्षमता है यानी कि उसका उतना वॉल्यूम है, कुछ भी आप समथिंग से लिख सकते हैं। वॉल्यूम देख रहे हैं और कैपेसिटी ऑफ वाटर इन सिस्टर्न इक्वल टू वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ वाटर इन सिस्टर्न हो जाएगा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, यानी कि फार्मूला ही दिया रहता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ हमारा कितना दिया जा चुका है, लेंथ 150 इंटू ब्रेथ 120 इंटू 110, ये टोटल मल्टीप्लाई होकर के आ जाता है 1981234 सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्लियर हो गया। नाउ फिर आगे के प्रोसेस में देखते हैं, आगे क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब वाटर की कैपेसिटी देखी जा रही है, वॉल्यूम देखी जा रही है इन द सिस्टर्न, सिस्टर्न में पानी की वैल्यू क्या है, जबकि दिया क्या गया है, पानी की वैल्यू ऑलरेडी दिया जा चुका है 129,600, ये दिया गया है, लेकिन जबकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या निकल रहा है वाटर का 19840। होता क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं 129,600 सेंटीमीटर क्यूब, इतना दिया गया है। लेकिन जब हमें पूरा मतलब फुलफिल करना होता है तो क्या होता है, टोटल में से हाफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसलिए सो वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न टू बी filled इक्वल टू कितने कितने से परिपूर्ण है, टोटल में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि टोटल हमारा 198 है, 198 माइनस 129,600, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाता है हमारा 1850400 सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्लियर हो गया। फिर नाउ हमें वॉल्यूम देखना है नेक्स्ट स्टेप का। नाउ करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम अभी तक वाटर का वॉल्यूम निकाल रहे थे, लेकिन ब्रिक का आप देखते हैं, वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इक्वल टू होगा क्या, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये भी होगी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो यही टोटल लिख लेंगे 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5, यही मल्टीप्लाई होकर के आ जाता है 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। ये आप निकाल रहे हैं वन के लिए, सिर्फ तो सिर्फ वन के लिए पोजीशन निकल रहा है, लेकिन अगर आपको यहीं पे ज़्यादा निकालना हुआ तो क्या करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इतना आ गया है टोटली। अगर हम सिर्फ तो सिर्फ लेट करते हैं यक्स, क्योंकि हमें कितना निकालना है उतना तो कंफर्म नहीं करोगे, पहले सबसे पहले हम लेट तो यक्स से ही स्टार्ट करेंगे ना, तो करते क्या हैं, लेट यानी कि माना, कितना मानते हो, द टोटल नंबर ऑफ ब्रेक्स
यानी कि लेट द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, आप कितना टोटली निकाल रहे हो नंबर ऑफ ब्रिक्स, बी एक्स, बी टोटली हम एक्स निकाल रहे हैं, आप स्मॉल एक्स भी यूज़ कर सकते हो, स्मॉल एक्स। वी पुट इन सिस्टर्न, वी पुट इन सिस्टर्न, जो सिस्टर्न में हमें पुट करना होगा, वी पुट इन सिस्टर्न, सिस्टर्न में पुट करना है। तो चलिए आगे देखते हैं, वी पुट इन सिस्टर्न, यानी कि जो कि हम ये सिस्टर्न में पुटिंग करते हैं, क्या लिए हैं टोटल नंबर्स ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स की टोटल नंबरिंग संख्या हमने यक्स को मान रखी है, गिवन, सो गिवन पॉइंट्स जो है उसे नोट करते हैं, गिवन क्या दिया गया है, जो पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स लिखेंगे क्या, ईच ब्रिक्स, सभी जो ब्रिक्स हैं, ईच ब्रिक्स एब्जॉर्ब्स वन, यानी कि ईच ब्रिक्स, सभी जो ब्रिक्स हैं एब्जॉर्ब्स वन, सभी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब एब्जॉर्ब करने के बाद इसका कंडीशन क्या होगा, लिखेंगे क्या, इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर own volume of water, then water absorbs by x, absorbs by x bricks, x bricks के द्वारा, x bricks में जितना भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आप लिखोगे क्या 1096.878, एक सेकेंड, इसे हम लिखेंगे, ये हमारा कुछ यही तो है, यही कंडीशन है, तो आप लिखोगे क्या 1096.875 इंटू, जरा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इट्स फुल द ब्रिम ना, ईच ब्रिक्स एब्सॉर्ब्स 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये जो खुद का वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये उस जितना भी आता है उसका 1/17 पार्ट डिवाइड करता है, तो ये 1/17 आ जाता है, हमने यक्स को मान रखा है, सो हम यक्स को यूज कर देंगे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये थियरेबल थोड़ा सा बच्चों ज़्यादा है और कुछ नहीं है, समझना है और कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। वाटर लेफ्ट इन, फिर क्या होता है, वाटर लेफ्ट, यानी कि अब पानी क्या बचता है, बचने वाली कंडीशन क्या होती है, जरा यहाँ फिगर में देख, अभी तक तो पानी जो ब्रिम था उसमें पानी का बहाव ज़्यादा था, यानी कि पानी टोटली आपका ज़्यादा था, लेकिन जब ईंट को जब हम डालेंगे उसमें, तो वो ईंट जो है क्योंकि भारी होता है नीचे सरफेस पे बैठता चले जाएगा। ये आप स्क्रीन पे सेकंड देख सकते हैं, स्क्रीन पे ऑलरेडी आप सेकंड फिगर देख सकते हैं कि पानी का दबाव जो है यानी पानी कम होता चला जाएगा और ईंट उसके नीचे भी दबता चला जाएगा क्योंकि पानी थोड़ा और ऊपर भी जाएगा। तो नाउ तब क्या कंडीशन होगी, लिखेंगे वाटर लेफ्ट इन सिस्टर्न इक्वल टू वाटर लेट इन सिस्टर्न में क्या होगा, इक्वल टू जो कंडीशन होती है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिस्टर्न माइनस वॉल्यूम एब्जॉर्ब वॉल्यूम अब्जॉर्ब्स बाई एक्स ब्रिक्स। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी कि वाटर लेफ्ट इन सिस्टर्न, सिस्टर्न में पानी कितना बचता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिस्टर्न, जितना भी पानी उसमें था उसका वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाई एक्स ब्रिक के द्वारा वो जितना भी ग्रहण किया गया है। तो टोटली हमारा पहले से ही कितना था, पहले से तो हमारा ये टोटली था 1296
00 और उसमें सब्सट्रैक्ट होकर के यक्स की संख्या कितनी आती है, आप इक्वेशन में पहले भी यूज कर सके हो। आप इसे नाउ अगर ना समझ में आए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड बना सकते हैं। इसे हम चलिए ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड एंड ये इक्वेशन हमारा रहा थर्ड। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स इतना संख्या है एंड कैपेसिटी उसकी कुछ यूं है। ठीक, इतना क्लियर हो गया है। चलिए अब ये 10 जितना भी आता है उतना हम नोट कर लेंगे। ये आता है 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। इतना हो गया इंटू यक्स बाई 7 इंटू में है यक्स बाई 17, टोटली का 17 हो तो होगा, ये 17 है, यक्स ऑलरेडी आपका जुड़ा हुआ है। चलिए फिर आगे की कंडीशंस में लिखेंगे क्या, सिंस, ये तो यहाँ तक कंडीशन हो चुकी है आपकी, लेकिन आगे जब हम देखेंगे सिंस, ये हम नाउ इक्वेशन चलिए आपको समझने के लिए फोर्थ मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर हम फोर्थ बना लेते हैं, लेकिन इसे आगे भी नाउ सॉल्व करना है, अभी यहीं पे नहीं छोड़ना है। तो होगा क्या कंडीशन, सिंस द ब्रिम सिस्टर्न होगा, सिस्टर्न इज फिल्ड अप टू द ब्रिम, अप टू द ब्रिम। जब ये ब्रिम पे हो जाता है टोटली, सो इसलिए हम यूज क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ, ये CIS होगा भैया, CIS सिस्टर्न इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न इक्वल टू कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सर्कम, सॉरी सिस्टर्न है, सिस्टम कंफर्म कर लेते हैं हम, सिस्टर्न है, ये कंडीशन हमारी सिस्टर्न की है। चलिए वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिस्टर्न प्लस में वॉल्यूम ऑफ यक्स ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ यक्स ब्रिक्स। कहने का मतलब क्या होता है, समझेंगे। वॉल्यूम ऑफ जब पूरा का पूरा सिस्टर्न का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिस्टर्न, सिस्टर्न में जितना भी पानी बचा हुआ है उसका वॉल्यूम, प्लस में जो ईंट है, अरे भैया कोई बॉक्स जैसे आप मान लेते हैं सिस्टर्न यूज करते हैं, इस सिस्टर्न में क्या क्या है, एक तो पानी, एक तो यानी कि एक तो वाटर, एक तो ब्रिक्स, तो दोनों का वॉल्यूम ही तो फाइंड करना है, क्योंकि वॉल्यूम से ही आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो। वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिस्टर्न प्लस में वॉल्यूम ऑफ यक्स ब्रिक्स। अब टोटली किसकी वैल्यू आती है वही वैल्यू हम रख लेंगे, और यक्स ब्रिक्स की हमारी ऑलरेडी वैल्यू आज फाइंड हो जाएगी। तो इम्प्लाइज दैट वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न आपका कितना है, 19840 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिस्टर्न में कितना बचा था, 1296123 जितना भी आपको और इक्वेशन सॉल्व किए हो सारा मल्टीप्लाई करके सब कुछ बताया गया है। फिर क्या होता है, ये यानी कि टोटली है, इतना माइनस टोटली है, अभी आप जो निकाले 1096.875 इंटू यक्स बाई 17 इतना हो गया, प्लस में वॉल्यूम ऑफ यक्स ब्रिक्स कितना है, 1096.875 यक्स हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब हम इक्वल टू हम लगाएंगे, नाउ सॉल्व कैसे करेंगे, 1981234 माइनस इसे इस साइड ले लेते हैं हम, इक्वल के पॉजिटिव था उस साइड में, 1296123 इक्वल टू अब आ जाता है इक्वल टू वही सारा पोजीशन सॉल्व बचेगा, सारा पोजीशन हमारा सिस्टम जो होगा वो सेम कंडीशन में बचेगा, तो प्लस वाला हम ऑलरेडी पहले रख लेते हैं, 1096.875 यक्स माइनस
वही कंडीशन 1096.875 x/17 कुछ कॉमन वगैरह मिल रहा है, इम्प्लाइज दैट करेंगे ये सब्सट्रैक्ट होकर के 198 यानी कि दोनों टोटल सब्सट्रैक्ट होकर के 1850412 0 इक्वल टू बचता कितना है, दोनों में कॉमन वही है 1096.875 x कॉमन ले लेते हैं, बचता 1 x/17 यही तो टोटल बचेगा। और अगर आप ऑलरेडी x भी कॉमन ले रहे हैं तो ये सिर्फ 1-1/17 यही प्रक्रिया बचती है आपकी। सिस्टमेटिक रूप से अगर सॉल्व करते हैं तो यही पोजीशंस बचता है, आगे तो कुछ बचना नहीं है कि और कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है ना, सॉल्व जब इसे और कर लेते हैं तो ये तो कंडीशन वही सेम रहेगी, इस कंडीशन में कोई सॉल्व नहीं करना। 1850400 इक्वल टू ये आ जाता है 1096.875 x, ये डिनोमिनेटर 1 ही है सो हम 17 रखते हैं, 17 - 1/17 ये आ जाता है 16/17 इक्वल टू 19 और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे 1850400 इक्वल 1096.875 x इंटू 16/17। अब इम्प्लाइज दैट यक्स की आपको वैल्यू फाइंड करना है। यक्स की जब वैल्यू आप फाइंड करोगे तो पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डिनोमिनेटर आपका इसका 1 है, इसका हो जाएगा 1850400 इंटू 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपान में क्या होता है ये कंडीशन 1096.875 इक्वल टू यक्स, इक्वल टू हमारा यक्स। नाउ जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1792.41 इक्वल टू यक्स। यक्स की वैल्यू हमें यही फाइंड हो जाती है। नाउ यक्स की वैल्यू यही पूछा था और यक्स की वैल्यू यही हमें आकर के फाइंड हो गया। अरे भैया किस तरह से बन रहे हो आप, चलिए ठीक बन गया ना, ठीक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अप्रॉक्सीमेटली अगर कंडीशन पूछा है यहाँ पे इक्वेशन आप देख सकते हैं कि ईच ब्रिक्स बिगेन इतना, अप्रॉक्सीमेटली भी उसे यूज कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली भी अगर यूज करना चाहें तो कैसे यूज करेंगे इस तरह देखते हैं, ये तो ऑलरेडी हम क्वेश्चंस में बना रहे हैं, हो गया आपका। चलिए लिखेंगे क्या आगे, इम्प्लाइज दैट 1792 ये हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू यक्स। यक्स की वैल्यू ये ऑलरेडी हमारी अप्रॉक्सीमेटली हो गई। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। चलिए नाउ लिखेंगे क्या, नाउ हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ ब्रिक्स इज, या फिर आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं, इक्वल टू 1792, क्योंकि ब्रिक्स को तो तोड़ के ऐसा है नहीं कि उसमें आधा आधा डालेंगे हाफ हाफ करके, ऐसा नहीं। 1792 यहीं पे कंडीशन हमारी होती है आंसर की, यानी कि इतने ब्रिक्स अगर हम उसमें डालें, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं था कि कितने ब्रिक्स, हाउ मेनी हैव टू इन ब्रिक्स इन योर सिस्टर्स, आपके सिस्टर्स में कितने ब्रिक्स पड़ने चाहिए या फिर कितने होने चाहिए ये तो कंफर्म नहीं था। तो 1792 हमने क्या किया, अप्रॉक्सीमेटली मान लिया है और लेट यक्स माने थे, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स यक्स, ब्रिक्स की संख्या हमने यक्स ली थी, एक्स के रीजन से यानी कि एक्स के बेस पे हमने ब्रिक्स की संख्या फाइंड कर ली। नाउ इस सेशन में अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो बच्चों तो एक थम्स अप जरूर करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, डोंट वरी। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आ रहे हैं। चलो इस सेशन में हम चर्चा कर लेते हैं 4 की, नेक्स्ट सेशन में करते, बट बहरहाल बहुत छोटा है
बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बहुत ही इजी मेथड है और पीडीएफ नोट्स की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा चुकी है बच्चों, आप जाके क्लिक करेंगे और सारे पीडीएफ आप फाइंड कर लेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको आपके डाउट को सारे के सारे प्रोसेस को आपको बताया जाएगा, क्लियर कराया जाएगा। चलिए नोट हुआ यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पुश करिए, नोट डाउन करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको ऑलरेडी तो पीडीएफ नोट्स दिया ही जा चुका है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन 4 क्या कहता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि इन 1/4 टाइम्स ऑफ अ गिवन मंथ। सबसे पहले कह रहा है इन 1/4 नाइट, सॉरी 4 नाइट है। 4 नाइट का मतलब ही होता है, जैसे यहाँ पे दिया है 4 नाइट, यानी कि 14 डेज के लिए एक बता रहा है। ये कितना बता रहा है? 14 डेज के लिए। ए गिवन मंथ देयर वाज अ रेनफॉल टू 10 सेंटीमीटर इज ए रिवर वैली। कह रहा है 10 सेंटीमीटर जो है इसकी ऑलरेडी हाइट है इन द एरिया ऑफ द वैली 7280 किलोमीटर स्क्वायर। ये इतना वैल्यूआज दे रहा है किसका? इस रेनी वॉल का, सो दैट द टोटल रेनफॉल वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एडिशन टू द नॉर्मल वाटर ऑफ 3 वाटर्स ईच 1072 किलोमीटर लॉन्ग। कहने का मतलब है पूरा टोटल 75 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। कह रहा है 3 मीटर की गहराई में एंड 75 मीटर की चौड़ाई में इसको 1072 किलोमीटर लंबाई है। 3 नदियां मिल करके, यानी कि ऑलरेडी बारिश हो रही है और 3 नदियां के पानी, यानी कि जितना भी पानी रेनफॉल हो रहा है वो जो पानी इकट्ठा हो रहा है क्या वो 3 नदी के इक्वल हो रहा है? कितना क्लियर कर रहा है उसको ना हमें फाइंड करना होगा। सच में ऑलरेडी बारिश भी हो रही है, साथ में ऐसा क्वेश्चंस भी है ना, सॉल्व करते हैं हम। तो और डेज कितना दे रहा है? 4 नाइट, इट्स मीन्स 14 डेज के लिए। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स गिवन है उसको हम लिखेंगे। लिखना क्या है? गिवन एरियाज वैल्यू, एरिया के वैल्यू कितने फाइंड करने हैं हमें, कितने दिए जा चुके हैं। लिखेंगे कि एरिया ऑफ वैल्यू इक्वल टू 97280 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ तक दिया गया, जो कि लेंथ एंड ब्रेथ है, जो कि लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है। हाइट ऑलरेडी आपके दिया जा चुका है 10 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू रेनफॉल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे। जैसे कि कितने एरिया में आखिर बारिश हो रही है, क्या उस एरिया के जो बारिश है वो 3 नदी के बराबर के पानी के बराबर है? तो उसकी जो एरिया है कितना है? 10 सेंटीमीटर हाइट दे रहा है। नाउ हम क्या लिखते हैं आगे की पोजीशन। अब हम डायमेंशंस लिखेंगे। लिखेंगे क्या? डायमेंशन ऑफ रिवर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अ रिवर इक्वल टू लेंथ, यानी कि उसको जब हम निकालेंगे तो लेंथ हमारा कितना है? 1072 सेंटीमीटर में दिया है, समथिंग किलोमीटर स्क्वायर में दिया है, किलोमीटर स्क्वायर में। फिर क्या करते हैं? ब्रेथ एंड हाइट निकालना है। ब्रेथ एंड हाइट, ब्रेथ हमारा कितना दिया गया है? 75 मीटर में दिया गया है। ये देख रहे हैं 75 मीटर, और ये किलोमीटर वनली लॉन्ग है, किलोमीटर स्क्वायर नहीं है, 1072। और ये जो वैल्यू है 7280 किलोमीटर ये अलग है। लेंथ हमारा 1072 किलोमीटर है, ब्रेथ हमारा 75 मीटर में है, एंड हाइट जो है वो 3 मीटर में है। और चेंज करना है आपको यूनिट्स, हमारा लेंथ km में है बट ब्रेथ एंड हाइट जो है वो मीटर में है। वी नो दैट, हमें पता होता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू रफली आप कर लेंगे 1000 मीटर, इतना पता होता है। जब 1 मीटर निकालेंगे तो 1/1000 किलोमीटर आ जाएगा। ये निकालना कितने के लिए हमें? अगर 8 के लिए निकालना है 8 हो जाएगा, 3 के लिए निकालना है, यानी कि जब 75 के लिए निकालना है तो ये 75/1000 मीटर हो गया, इक्वल टू ये 3/1000 मीटर। यानी कि प्रोसेस अगर आपको समझ में आ जाता है बच्चों तो कुछ भी नहीं करना है। प्रोसेस अगर आपको क्लियर हो गया है तो नाउ स्टेप बाय आप स्टेप रखते चलते जाएंगे। तो ये रिमूव कर दे रहे हैं, इसको कोई ज़रूरत तो है नहीं है अंडरलाइन की। आगे हमें क्या आवश्यकता है? सिर्फ ये दिखाने के कि अप्रोक्सीमेटली कितना कंडीशन है। रेनफॉल वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एडिशन टू द नॉर्मल वाटर ऑफ 3 वाटर रिवर्स ना।
तो अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना आता है ना, उसे हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे के सेशन में इसी में लिखेंगे क्या पॉइंट्स में, नाउ वी नीड टू शो दैट, वी नीड टू सो दैट, हमें ये दिखाने की जरूरत है, क्या दिखाना है, लिखेंगे क्या, टोटल रेनफॉल वाज, टोटल रेनफॉल वाज अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली आप समझ रहे हैं ना, लगभग, ठीक, अप्रोक्सीमेटली, approximately equivalent to the addition to normal water in 3 रिवर्स। कहने का मतलब जो क्वेश्चंस अभी हमने पढ़ा वही है, 3 रिवर का जो पानी है अप्रॉक्सीमेटली वो जब रेनफॉल होता है तो उतना पानी क्या इकट्ठा हो सकता है। तो इसमें हम राइटिंग कर सकते हैं सिर्फ तो सिर्फ यही की कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ, लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इक्वल टू, कह क्या रहा हमारा 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ रिवर्स, वॉल्यूम ऑफ रिवर्स का वॉल्यूम वो भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो जो कंडीशन है स्वयं वही प्रोसेस लिखेंगे तो हो जाएगा ये, नाउ वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इक्वल टू रेनफॉल इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी 3 ही होगा, एरिया ऑफ वैल्यू एंड हाइट, आपको पता है ना 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ रिवर्स है। तो जब इसकी कंडीशन हम निकालते हैं ये तो ऑलरेडी कंफर्म ही है, लेकिन जब वनली टू वनली, अरे भैया कोई भी चीज़ आप जब फाइंड कर रहे होते हो तो जब तक उसका पूरा सॉल्यूशन नहीं कंफर्म होगा उसको फाइंड कैसे करोगे आप, ठीक है। तो नाउ उसको सॉल्यूशंस तो हमें क्लियर करना ही है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इक्वल टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ रिवर्स होता है, बट वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल आखिर है क्या चीज़, तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ वैली, मतलब कि घाटी, एंड हाइट, ठीक, एरिया ऑफ वैली एंड हाइट, इतना क्लियर हो गया। और ये भी क्लियर है एरिया ऑफ वैली हमारा है कितना, अप्रॉक्सीमेटली में दिया जा चुका है 97280 किलोमीटर स्क्वायर इंटू हाइट हमारा 10 सेंटीमीटर है, जो कि आपको ऑलरेडी ऊपर बताया जा चुका है। अब अगर इसे नाउ सॉल्व करना चाहेंगे तो 97280 इंटू किलोमीटर में है, सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, 10 बाई हो जाता है 1000, सॉरी 1 लाख, यानी कि 40 आपका 1 2 3 4 5 50, क्योंकि हमें पता होता है ना, हम कंडीशन करते हैं आगे के कंडीशंस में, क्योंकि यहाँ तक तो कंफर्म है, क्योंकि रफली वर्क में आप ऑलरेडी कर भी सकते हैं ना, 1 मीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर, और 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 सेंटीमीटर में हो गया। अब उसी को ऑलरेडी यानी कि 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर को चेंज करना है, किलोमीटर में तो कुछ नहीं करना है, आपको जितना निकालना है 1 किलोमीटर में करके आप 1/3 की इसका 0 2 इसका 0 5 बढ़ा देते हैं, कुछ भी नहीं करना है, ठीक, यहाँ तक हो गया क्लियर। चलिए तो अब नाउ आगे क्या लिखेंगे, ये पॉइंट्स 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 तो कैंसिल, 0 से 0 हमारा कैंसिल, 4 बचता है। सो पॉइंट हमारा 1 2 3 4 पे आकर के लग जाएगा, यहाँ पे आएगा लगेगा, यहाँ पे आकर के हमारा पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो इक्वल टू आगे क्या लिखेंगे, 97280, ये 4 1 2 3 4, ये हो जाता है किलोमीटर क्यूब, वॉल्यूम है 100 किलोमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल हमारा आता है 9.728.0, यानी कि 80 किलोमीटर क्यूब। इसे नाउ हम बना लेते हैं बॉक्स में, क्योंकि भैया बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्या बात है। चलिए ये हमारा हो गया नोट यहाँ तक, ठीक।
यहाँ तक बन गया। अब आगे हम देखते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल तो हमारा निकल चुका। अब हम वॉल्यूम ऑफ रिवर्स की चर्चा करेंगे। वॉल्यूम ऑफ रिवर जितना भी आएगा उसका हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ अब लिखते हैं क्या है, नाउ वॉल्यूम ऑफ रिवर्स नाउ वॉल्यूम ऑफ रिवर्स जब हम देखते हैं तो उस होता क्या है फार्मूला, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो लेंथ हमारी कितनी है, सो हम लिखेंगे 1075, ये हमारा 2 होगा, 72 इंटू ब्रेथ हमारा 75 सेंटीमीटर में है, यानी कि मीटर में है। हमने चेंज किया है यहाँ पे मीटर में है, इसलिए किलोमीटर में चेंज किए करेंगे तो ये आएगा किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। 1000 इंटू 3/1000। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब नाउ जब हम इसे आगे पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1072 इंटू 75 अपॉन 1000 इंटू 3/1000, ये हो जाता है 9.728 किलोमीटर क्यूब। सॉरी, ये नहीं आएगा आपका, 0.24 किलोमीटर क्यूब, इतना आ जाता है। ना जो वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स के लिए हमें निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ लिखेंगे क्या, ये 1 रिवर्स के लिए था। अब हम निकालेंगे 1, वैसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स। वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स इक्वल टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 रिवर्स, यही तो होगा। 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 रिवर्स। थ्री इंटू 0.24 हुआ, इक्वल टू ये कंडीशन आ जाती है 0.72 किलोमीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब ना, लेकिन आप देख रहे हैं इसकी संख्या और इसकी संख्या समथिंग चेंज है, ये नंबर और ये नंबर हमारा चेंज है, यानी कि हमें क्योंकि फाइंड ये करना था वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इक्वल टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ रिवर्स, जबकि वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल 9.7280 किलोमीटर क्यूब में आया, वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स 0.72 आया। तो आगे की कंडीशन में क्या होता है जरा देखते हैं। अभी तो ये इक्वल नहीं है आपस में, फिर हम क्या देखते हैं, अगर यहीं पे आ जाते हैं तो लास्ट में क्या लिखेंगे, ये आंसर दिस shows the amount of total rainfall is not equal to the amount of water in थ्री रिवर्स। लेकिन कहीं कहीं पे आपका एरिया ऑफ वैल्यू अगर यहीं प्लेस पे क्या आ जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आया 782 किलोमीटर, तब वो ऑलरेडी इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, हमारे क्वेश्चंस में तो हमने एरिया 97280 रखा है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 7280। जब 7280 अगर आ जाता है तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ वैल्यू इक्वल टू, अगर 7280 किलोमीटर स्क्वायर इतना आता है, तो टोटल जो रेनफॉल होगा उसका जो टोटल रेनफॉल होगा वो बच्चों आएगा 0.728 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल रेनफॉल हमारा इतना आएगा, क्यूब में आएगा, सॉरी स्क्वायर में नहीं आएगा, ये हम क्यूब में लिखते हैं।
तो अभी आप देख रहे हैं 0.72 0.72 ऑलरेडी मिल रहा है। तब हम क्या लिखेंगे, दिस शोज द अमाउंट ऑफ द टोटल रेनफॉल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर 3 रिवर्स। तो इसी क्वेश्चंस में आपको डबल क्वेश्चन मिला, अगर 728 करके आता है तब तो ये आंसर 0.728 आएगा, तब तो वो आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। बट अगर 97280 करके आता है तो नॉट आपका कंप्लीटेड। क्लियर हुआ? चलिए यहीं पे आपका हो जाता है द एंड। ये हमारा सेशन अभी ऑलरेडी द एंड तो नहीं हुआ है बहरहाल, लेकिन अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 को लेकर के। तब तक के लिए 5, 6, 7 आपका बचा हुआ है, नेक्स्ट सेशन में होगा। तब तक अगर सेशन पसंद आया तो एक थम्स अप जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।